23 अगस्त 2023 वही तारीख जब विक्रम लैंडर ने चांद पर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग की और इस प्राउड मोमेंट को हम सब ने बड़े ही प्राउड से विटनेस किया। फिर कुछ दिन बीतते गए, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की तरफ से इसरो को कई सारी फाइंडिंग्स मिली। चांद के सरफेस को स्टडी करने के बाद कई सारे एलिमेंट्स का पता लगा जो चांद के मिट्टी में मौजूद है, जैसे कि आयरन, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, सल्फर और ऑक्सीजन। फिर विक्रम लैंडर ने चांद पर एक भूकंप को भी एक्सपीरियंस किया और ये रही मून क्वेक की रीडिंग्स। फिर विक्रम लैंडर पर एक हॉप एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट किया गया, जहां विक्रम लैंडर के थ्रस्टर्स को रीस्टार्ट किया गया और थोड़ा सा लैंडर को हवा में उड़ाने के बाद फर्स्ट लैंडिंग लोकेशन से थोड़ी दूर पर विक्रम लैंडर को फिर से लैंड करवा दिया गया। लेकिन इन सब एक्सपेरिमेंट्स और फाइंडिंग्स के बाद इसरो डिसाइड करता है कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड पर डाल दिया जाए ताकि लैंडर और रोवर दोनों को लूनार नाइट की ठंड से बचाया जा सके। 2 सितंबर को रोवर को स्लीप मोड पर डाल दिया जाता है और फिर 4 सितंबर को भी लैंडर को स्लीप मोड पर डाल दिया गया। फिर इसरो अनाउंस करता है 22 सितंबर को फिर से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड से वापस रिवाइव किया जाएगा। लेकिन इसरो अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट करके बताता है कि वो अपने तरफ से एफर्ट्स लगा रहे हैं लैंडर और रोवर से फिर से कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए, लेकिन अब तक कोई सिग्नल्स रिसीव नहीं हो पाए। मैं इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग अक्टूबर 2 तक कंप्लीट कर चुका हूं और अभी तक इसरो की तरफ से लैंडर और रोवर के रीएक्टिवेशन को लेकर कोई भी ऐसी न्यूज नहीं आई है। पर क्या विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर वापस से स्लीप मोड से रिवाइव हो पाएंगे? और क्या इसरो के लिए लैंडर और रोवर का वापस से जागना इंपॉर्टेंट है भी या नहीं? और वो कौन सी ऐसी चीज थी जो अगर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर में लगाई जाती तो लूनार नाइट को ये सर्वाइव कर पाते? आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। वैसे दोस्तों, एक बात यहां मैं आपको क्लियर कर दूं, लैंडर और रोवर का वापस से ना जागना ये इसरो के लिए कोई फेलियर नहीं है, और अगर फेलियर है भी तो ये कोई उतना बड़ा फेलियर नहीं है। इसरो ने शुरुआत में ही ये बता दिया था कि चंद्रयान 3 मिशन सिर्फ 14 डेज के अंदर ही अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे करेगा। मतलब जब चांद पर लूनार डे चल रहा होगा जो 14 अर्थ डेज जितना लास्ट करता है, तो चांद पर लूनार नाइट आने से पहले ही विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर लिया। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, फिर इसरो इस उम्मीद पर क्यों बैठा है कि वापस से लैंडर और रोवर एक्टिव मोड पर आ जाए? इसका जवाब है, चंद्रयान 3 मिशन की तरफ से हमने चांद के बारे में सब कुछ कंप्लीटली 100% नहीं जान लिया। तो अगर लैंडर और रोवर वापस से एक्टिव मोड पर आते हैं तो ये इसरो और साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक गुड न्यूज होगी, ताकि मिशन ऑब्जेक्टिव से हटकर चांद के बारे में और बहुत कुछ जानने को मिले। शायद लैंडर और रोवर से फर्दर डिस्कवरीज हो जाए चांद पर। एक और दूसरा पॉइंट है, अगर लैंडर और रोवर एक्टिव मोड पर आते हैं तो ये बात भी सही है, इसरो के लिए एक और अचीवमेंट होगी। ये अचीवमेंट है क्योंकि इसरो ये प्राउडली कह सकेगा कि लूनार नाइट की इतनी ठंड में जो -200 सेल्सियस से नीचे गिर जाती है, इतनी ठंड में स्लीप मोड पर सरवाइव करने के बाद भी लैंडर और रोवर वापस से काम करने लगे जो इतने कम बजट में बनाए गए हैं। पर ऑन दी अदर हैंड इसरो ये बात से भी सहमत करता है कि ये चीज होने के चांसेस बहुत कम है। फॉर एग्जांपल नीलेश एम देसाई, जो इसरो के लिए एज ए डायरेक्टर ऑफ स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के लिए काम करते हैं, उन्होंने भी ये बताया कि प्रज्ञान और विक्रम के वापस से जागने के चांसेस 50-50 है। और जब लैंडर और रोवर को स्लीप मोड पर डाल दिया गया था, इसरो ने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट करके बताया, होपफुली हम उम्मीद करते हैं कि वापस से सक्सेसफुली रोवर जागेगा फर्दर असाइनमेंट्स के लिए, और अगर नहीं तो हमेशा के लिए प्रज्ञान रोवर चांद पर इंडिया का लूनार एम्बेसडर बनके रह जाएगा। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि इसरो ने मिशन को सिर्फ 14 डेज के लिए ही प्लान क्यों किया, इससे ज्यादा टाइम क्यों नहीं? चंद्रयान 3 के साथ साथ रशिया की तरफ से एक और मिशन लॉन्च किया गया था, लूना 25, जो अनफॉर्चुनेटली फेल हो गया। पर अगर सक्सेसफुल होता तो ये चांद पर पूरे 1 साल के लिए वहां स्टडी करता। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि लूना 25 का बजट 1600 करोड़ के ऊपर था, अगर हम इंडियन बजट के हिसाब से देखें तो। पास्ट में भी कई सारे लैंडर्स और रोवर्स गए हैं मून पर जो लूनार नाइट की एक्सट्रीम कोल्ड को सरवाइव करने में सफल रहे, जैसे कि चाइना का एक मिशन चैंगी 4 जो 2018 दिसंबर में लॉन्च किया गया था और जनवरी 3, 2019 को चैंगी 4 का लैंडर मून पर लैंड कर चुका था। इस मिशन पर जो लैंडिंग साइट था वो था फार साइड ऑफ द मून पर लैंड करना, मतलब चांद का वो हिस्सा जो हमारे अर्थ के तरफ कभी फेस करता ही नहीं है। चाइना ने एम किया कि वहां लैंड करेंगे और ये सक्सेसफुल भी रहे। चैंगी 4 मिशन के लैंडर और रोवर ने एक रिकॉर्ड भी बनाया। वैसे तो चाइना का माल ज्यादा टिकता नहीं है, पर चैंगी 4 का लैंडर और रोवर इतने लूनार नाइट्स को सरवाइव किया, मतलब पिछले जितने भी लैंडर्स और रोवर्स मून पर लैंड करे थे वो इतने दिन तक टिक नहीं पाए थे। और ऐसा नहीं है कि चैंगी 4 का रोवर और लैंडर लूनार नाइट में भी काम करता है। जैसे सेम इसरो ने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को लूनार नाइट आने से पहले स्लीप मोड पर डाल दिया,
वैसे ही चैंगी 4 का लैंडर और रोवर को भी लूनार नाइट आने से पहले हाइबरनेशन पर डाल दिया जाता है और ये ऑन ऑफ वाला सिस्टम चलता रहता है। तो बाकी लैंडर और रोवर्स में ऐसा क्या था और विक्रम और प्रज्ञान में ऐसा क्या नहीं था इन दोनों को लूनार नाइट के ठंड से बचाने के लिए? इसका जवाब है रेडियो आइसोटोप हीटर यूनिट्स, शॉर्ट में RHU। सो इस RHU में यूज किया जाता है एक हाईली रेडियो एक्टिव मटेरियल नोन एज प्लूटोनियम। पीरियोडिक टेबल में इस एलिमेंट का नंबर 94 है। सो इस प्लूटोनियम में भी अलग अलग तरह के टाइप्स होते हैं, जैसे कि Pu-239, 238 एंड 240। पर जब बात आती है स्पेस मिशंस की जिसमें RHU यूज किया जाता है लैंडर और रोवर्स के कंपोनेंट्स को हीट करने के लिए, तो इस RHU में Pu-238 ही यूज किया जाता है मोस्टली। एक पॉइंट मैं आपको यहाँ क्लियर करता चलूं, प्लूटोनियम एक नेचुरल एलिमेंट नहीं है, नेचुरली भी मिलता है बट ना के बराबर। सो यस, प्लूटोनियम मोस्टली लैब मेड ही होता है। अभी सवाल यह है कि इसरो ने फिर RHU को यूज क्यों नहीं किया चंद्रयान 3 मिशन में? इसरो के तरफ से ऐसा कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है इस पर मैं आपको जितने भी चीजें रिसर्च के दौरान पता लगी वो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला फैक्टर है प्लूटोनियम 238 का कॉस्ट। एज ऑफ 2015 एक फोर्ब्स के आर्टिकल के द्वारा प्लूटोनियम 238 का सिर्फ 1 पाउंड जो कि ½ किलोग्राम के करीब होता है, सिर्फ इतना प्लूटोनियम 238 बनाने के लिए $4 मिलियन का खर्चा आता है। ये सिर्फ आपको मैंने बनाने का खर्चा बताया। जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, लैब और एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे इस प्लूटोनियम 238 को बनाने के लिए, ये सब अगर इंक्लूड करे तो इसका खर्चा $150 मिलियन के करीब जा सकता है। इस बात को याद रखना, ये कमर्शियल प्रोडक्ट नहीं है जिसका फिक्स्ड प्राइस है। ये काफी रेयर एलिमेंट है, बड़े ही सेफ्टी के साथ छोटे छोटे चीजों का ध्यान रखकर इसको बनाना पड़ता है। दूसरा फैक्टर है रिस्क। अगर मान लो लॉन्चिंग के टाइम कोई दिक्कत आती है जिस वजह से इनकेस रॉकेट एक्सप्लोड हो जाती है जिसमें प्लूटोनियम 238 है, तो इससे हेल्थ रिस्क बढ़ जाएगा उस एरिया में। मोस्टली उस प्लेस को कंटामिनेट जोन डिक्लेयर करना पड़ेगा क्योंकि वो जगह हाईली रेडियो एक्टिव बन जाएगी। लेकिन जो बड़े बड़े स्पेस मिशंस होते हैं जिसमें RHU यूज किया जाता है, उनमें ये सब चीजों का बारीकी से ध्यान रखा जाता है। अगर इनकेस एक्सप्लोजन की कंडीशन आती है तो फिर भी ये रेडियो एक्टिव मटेरियल एयर के साथ कॉन्टैक्ट में ना आए। इसके चारों तरफ मल्टीपल लेयर से कवरिंग की जाती है जो हीट और शॉक रेजिस्टेंट होता है, जो RHUs को बचाए रखता है। तीसरा फैक्टर है टेक्निकल चैलेंजेस। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक लैंडर और रोवर बनाने के बाद ऐसा नहीं है बस इसमें RHU लगा दो काम हो जाएगा। कंप्लीट लैंडर और रोवर्स के कंपोनेंट्स और पेलोड्स को भी उस हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा। RHU के हीटिंग सिस्टम को भी कंट्रोल में रखना होगा, नहीं तो ये पूरे रोवर या लैंडर के कंपोनेंट्स को बर्बाद कर सकता है। सो इन सब टेक्निकल फेलियर्स को ध्यान में रखना काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे इसरो ने इस पर कुछ स्टेटमेंट तो नहीं दिए, कुछ और पॉइंट्स मैं अपने तरफ से रखना चाहूंगा। तो देखो, चंद्रयान 3 मिशन इसरो का फर्स्ट मिशन था जिसमें लैंडर सक्सेसफुली मून पर सॉफ्ट लैंड हो पाया। वहीं जहां चंद्रयान 2 के दौरान टेक्निकल एरर्स की वजह से विक्रम लैंडर क्रैश कर गया था, लेकिन अब जहां चंद्रयान 3 में विक्रम लैंडर सक्सेसफुली लैंड हो चुका है, इससे इसरो के सभी एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट को एक लैंडिंग एक्सपीरियंस मिलेगा कि नेक्स्ट मिशन के लिए फेलियर्स को मिनिमाइज करने के लिए किन किन चीजों पर ध्यान रखना है। तो इसरो की तरफ से ये एकदम क्लेवर स्टेप था कि हम कम बजट में ही और कम रिस्क के साथ सबसे पहले मून पर लैंड हो जाए। और एस सोमनाथ जी ने भी यही कहा, अगर रोवर और लैंडर वापस से नहीं भी जागते हैं फिर भी इट्स ओके, क्योंकि देखिए जो ऑब्जेक्टिव्स और एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने थे वो ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। एंड एज वी नो, ऑब्वियस सी बात है, इसरो और भी मिशंस लॉन्च करेगा मून पर फ्यूचर में। जैसे चंद्रयान 4 एक कोलैबोरेशन मिशन होगा जापान की स्पेस एजेंसी JAXA के साथ। और फ्यूचर मिशंस को ध्यान में रखते हुए इसरो ने विक्रम लैंडर पर हॉप एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया, ये जानने के लिए कि अगर फ्यूचर में कोई स्पेस क्राफ्ट को चांद से वापस अर्थ पर बुलाना हो तो लिफ्ट ऑफ करने के समय कंडीशन कैसी रहेगी और किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एज वी नो चांद पर लूनार डस्ट के वजह से स्पेसक्राफ्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसरो ने इस हॉप एक्सपेरिमेंट से इसी चीज का आइडिया लगाया। अगर फ्यूचर में कोई ऐसे स्पेसक्राफ्ट भेजे जाते हैं जो मून के सैंपल्स वापस अर्थ पर लाने हैं तो टेक ऑफ करते समय कंडीशन कैसी रहेगी, या फिर अगर फ्यूचर में इसरो चांद पर ह्यूमन मिशंस प्लान करता है तो अभी से इन सब चीजों को ध्यान में रखना होगा। ये एक्सपेरिमेंट बड़ा ही सिंपल था, बस जिस जगह पर लैंडर लैंड किया था थ्रस्टर्स को ऑन करके एक बूस्ट दिया गया, जहां 30 to 40 सेंटीमीटर लैंडर ने एक हॉप किया, फिर अपने फर्स्ट लैंडिंग पोजीशन से 30 to 40 सेंटीमीटर दूर
फिर से लैंडर को सेफली लैंड करवा दिया गया। विक्रम लैंडर पर एक साइंटिफिक पेलोड है जिसे इल्सा के नाम से जाना जाता है, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सेस्मिक एक्टिविटी। इस इंस्ट्रूमेंट का काम था अगर मून पर कुछ मूवमेंट होती है तो उसको रिकॉर्ड करना। जब रोवर मून के सरफेस पर चल रहा था तब इस इंस्ट्रूमेंट ने इस चीज के मूवमेंट को रिकॉर्ड किया। इसके साथ इल्सा ने एक और मून के सरफेस पर कुछ एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जो एक छोटा सा मून क्वेक हो सकता है या फिर हो सकता है जिस जगह पर विक्रम लैंडर खड़ा है उसके करीब में कोई मीटियोर गिरा हो जिस वजह से ये हलचल हुई है। वैसे लास्ट टाइम जब मून पर सेस्मिक एक्टिविटी को डिटेक्ट किया गया था वो समय था 1969 से लेकर 1977 के बीच में, जब एस्ट्रोनॉट्स ने इस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को चांद पर छोड़कर आया था मून के सरफेस को स्टडी करने के लिए। इस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का नाम था ALSCP और उसके बाद 1977 में नासा ने इस इंस्ट्रूमेंट को ऑफ कर दिया। एक और जो बड़ी डिस्कवरी रोवर पर लगे दो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से की गई थी लिब्स और एपेक्स के मदद से, वो थी सल्फर और कई सारे दूसरे एलिमेंट्स की डिस्कवरी मून के सरफेस पर। मून पर सल्फर का प्रेजेंट होना इस बात की हिंट है पास्ट में जब हमारा चांद बन रहा था तब यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई होगी। चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉडल पर एक साइंटिफिक पेलोड लगाया गया है जिसे शेप कहते हैं स्पेक्ट्रोपोलारिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। ये इंस्ट्रूमेंट हमारे अर्थ से जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी उसके वेवलेंथ को स्टडी करेगा। इससे हमें डेटा मिलेगा कि हैबिटेबल प्लैनेट से कैसी वेवलेंथ एमिट होती है, ताकि अगर हमें फ्यूचर में लगता है कि कोई एक्सोप्लैनेट हैबिटेबल है तो उस प्लैनेट से किस टाइप की वेवलेंथ एमिट हो रही है ये हमारे अर्थ के वेवलेंथ से मैच करके देखा जाए। पर अभी तक हमारा प्लैनेट अर्थ ही अब तक जाना जाने वाला सबसे हैबिटेबल प्लैनेट है। लेकिन ऐसा क्या है जो हमारे पृथ्वी को इतना हैबिटेबल बना रहा है? जानने के लिए इस लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के साथ हमेशा की तरह।